नमस्कार दोस्तों, पीसीबी बाबा चैनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एन.वी. रमन। एन.वी. रमन जो हैं वो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि हाल ही में खबर आई है कि भारत के जो 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे वो बनेंगे एन.वी. रमन। तो उन्हीं के बारे में हम ये पूरा वीडियो बनाने वाले हैं। कॉलेजियम क्या है कि और जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति क्या प्रेसिडेंट करते हैं, और अगर प्रेसिडेंट नहीं करते तो किसके द्वारा किया जाता है, कॉलेजियम सिस्टम क्या है, इन सब के बारे में हम सब कुछ आज पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है देवेंद्र। आइए यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। हमारे जो वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश हैं एस ए बोबड़े, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि हमारे जो 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे वो होंगे एन.वी. रमन। एन.वी. रमन जो हैं यह पद को संभालेंगे 24 अप्रैल 2021 से लेकर 26 अगस्त 2022 तक। तो हम लोग यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि इस पद की नियुक्ति कौन करता है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही करते हैं या फिर राष्ट्रपति करते हैं। अगर ये सब बातें हैं तो ये कॉलेजियम पद्धति जो है, आपके नीचे यहाँ पर लास्ट में देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति के द्वारा की जाती है। तो इस शब्द में जो कॉलेजियम वर्ड आया है, ये कॉलेजियम शब्द का अर्थ क्या होता है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए कॉलेजियम पद्धति लिखी है। कॉलेजियम पद्धति के बारे में हम लोग जानने वाले हैं फ्रेंड्स, इसलिए कॉलेजियम पद्धति यहाँ पर लिखा है। लेकिन उससे पहले हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नज़र डालते हैं। यहाँ पर लिखा है आर्टिकल 142 सब क्लॉज 2, जिसमें लिखा है CJI अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। मतलब जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि कंसल्ट का मतलब क्या होता है, परामर्श। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट है जब भी किसी की नियुक्ति करेगा CJI की या फिर मुख्य न्यायाधीश की, तो इससे पहले वो क्या करेगा, उससे पहले वह वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश से बात करेगा या फिर परामर्श लेगा। मतलब है कहने का कि प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति जब भी किसी भविष्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो उससे पहले वह किससे परामर्श लेता है, वर्तमान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। तो परामर्श लेने के लिए क्या यह राष्ट्रपति जो है यह बाध्य है या फिर सिर्फ परामर्श लेता है, उसके बाद वो अपने सुझाव से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनता है, ये हम इसमें देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको नीले और हरे में जो वर्ड दिखाई दे रहा है, लिखा है वर्ड कंसल्ट VIP। यहाँ पर जो कंसल्ट वर्ड लिखा है इसका मतलब हम लोग जानते हैं परामर्श। तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आप लास्ट में देखिए तो यहाँ पर लिखा है 1950 से 1973, जिसमें लिखा है वन साइडेड गवर्नमेंट। कहने का मतलब है 1950 से लेकर 1973 के समय में गवर्नमेंट जो है एक तरफा होती थी, एक ही होती थी, जिसकी वजह से उस वक्त के समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर मुख्य न्यायाधीश किसे चुना जाता था, सीनियर मोस्ट जज को ही उस वक्त मुख्य न्यायाधीश भारत का चुना जाता था। इसके बाद जो है 1973 का जब समय आता है तो इस जो वाक्य है सीनियर मोस्ट जज, यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, इसका उल्लंघन हो जाता है। कैसे, उस वक्त के समय में एक व्यक्ति होते हैं A.N. रे जो जज होते हैं, और यह सीनियर मोस्ट जज भी नहीं होते हैं, यह जो होते हैं सीनियर मोस्ट जजों से छोटे होते हैं। कह सकते हैं कि सीनियर मोस्ट जज से ये जूनियर होते हैं, लेकिन फिर भी इनको क्या कर दिया जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नियुक्त कर दी जाती है इनकी भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, जिसके कारण वायलेशन हो जाता है कि सीनियर मोस्ट जज जो हैं वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। इसके बाद सन 1973 में भी सेम घटना घटती है। एक होते हैं बेग साहब भी क्या होते हैं, बेग साहब जो होते हैं इनसे 10 बड़े सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, लेकिन इन सबको अनदेखा करके बेग साहब को क्या बना दिया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश बना दिए जाते हैं, जिसके वजह से संघर्ष शुरू हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है हमारा शासक वर्ग, मतलब जो हमारे मंत्री हैं उनके, और जो जुडिशरी है कानून, मंत्री और कानून के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, संघर्ष शुरू हो जाता है। क्वेश्चन क्या अराइज होता है यहाँ पर, कॉन्फ्लिक्ट क्या अराइज होता है, जो वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वे अगर भविष्य के किसी व्यक्ति के, या फिर जो वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश हैं वे अगर किसी का व्यक्ति का नाम लेकर कहें कि यही भविष्य का CJI या फिर मुख्य न्यायाधीश बनेगा, तो क्या इस बात को मानने के लिए प्रेसिडेंट मजबूर है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर से ही शुरू हो जाता है कंट्रोवर्सी ओवर कंसल्टेशन, यहाँ पर से ही शुरू हो जाता है परामर्श पर विवाद या फिर कंसल्टेंसी ओवर कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर देखिए कंसल्टेशन लिखा है, सही है, कंट्रोवर्सी ओवर कंसल्टेशन। तो यहाँ पर देखिए लिखा है
जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है परामर्श को लेकर या फिर कंसल्टेशन को लेकर, तो यह केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाता है सन 1982 में। सन 1982 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस जाता है जिसमें क्या कहा जाता है कि जो मुख्य न्यायाधीश कहें उसके लिए मुख्यमंत्री क्या बाध्य हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपना जज सुनाता है, फैसला सुनाता है और कहता है कि मुख्यमंत्री ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मुख्य न्यायाधीश कहें कि यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे उसके लिए मुख्यमंत्री बाध्य नहीं होते हैं। माननीय जो मुख्यमंत्री होते हैं वह क्या करते हैं, सिर्फ परामर्श लेते हैं किससे या फिर कंसल्ट करते हैं किसको, ओनली मुख्य न्यायाधीश को। उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया गया है बात, अगर सीजेआई साहब ने कह दिया कि एक्स पर्सन को मुख्य न्यायाधीश बनाना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है। फर्स्ट, और यह केस जो है सबसे पहले 1982 में आया था, जिसका परिणाम सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए मुख्यमंत्री बाध्य नहीं है। कि अगर कोई मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान का है वो अगर मुख्यमंत्री को कह दे कि इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना है तो उसके लिए मुख्यमंत्री बाध्य नहीं है। ओके, उसके बाद फिर 1993 में फिर केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और इस बार देखिए बिल्कुल उलट ही बात आती है। आती क्या है, आर्टिकल 124 में जो वर्ड है कंसल्टेशन, क्या आर्टिकल 124 में जो वर्ड है कंसल्टेशन, उसमें सीजेआई जो है, जो हमारे भारत का मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान का, वो अगर किसी पर्सन का नाम सुझाए तो उस बात को सुनने के लिए जो हमारे राष्ट्रपति हैं वह क्या है, बाध्य है। मतलब कि उन्होंने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें जो वर्ड कंसल्टेशन है आर्टिकल 124 के तहत, उसमें यह बतलाया गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान के अगर कह दे कि भविष्य का मुख्य न्यायाधीश ये पर्सन बनेगा तो उसके लिए प्रेसिडेंट क्या है, बाध्य है। यहाँ पर यह बात बतलाया गया है कि कंसल्टेशन का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इन सब बातों को फिर इस तरह से पूरी तरह से नकार दिया जाता है और उसके बाद एक नया चीज़ बनाया जाता है, और वह यह है कि आपके बाद से, मतलब 1993 के बाद से अब क्या होगा, अगर किसी भविष्य के या फिर किसी भविष्य के मुख्य न्यायाधीश की अगर नियुक्ति करनी होगी तो उसके लिए वर्तमान का मुख्य न्यायाधीश और उसके साथ में 2 सीनियर मोस्ट जज बैठेंगे, आपस में कंसल्ट करेंगे और उसके बाद फिर बाद में भविष्य के सीजेआई या फिर भविष्य के मुख्य न्यायाधीश भारत के चुने जाएंगे। ये बात यहाँ पर क्लियर होती है 1993 में जो केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में उसमें। उसके बाद सन 1998 में फिर से इस पे चर्चा होती है, और इस चर्चा में क्या होता है कि जो फैसला सुनकर आया था 1993 में कि भारत के एक मुख्य न्यायाधीश के साथ में 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो आपस में समिति बिठाकर बातें करके भविष्य के जो मुख्य न्यायाधीश को चुनते थे, इसको बंद करा दिया गया और इसकी जगह पर जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस एक मुख्य न्यायाधीश के साथ बैठते थे, उस जगह पर 4 सीनियर मोस्ट जजेस को अपॉइंट किया गया। कहने का मतलब है अब समिति में संख्या बढ़ा दी गई। अब क्या कर दी गई, एक मुख्य न्यायाधीश के साथ में, मतलब वर्तमान का जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रहेगा उसके साथ में 4 सीनियर मोस्ट जजेस बैठेंगे, आपस में कंसल्ट करेंगे और इस कंसल्ट को करने के बाद वो तय करेंगे कि भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा सुप्रीम कोर्ट का। तो यहाँ पर यहीं पर ये बातें बतलाई गई हैं कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश रहेगा वर्तमान का, उसके साथ में 4 सीनियर मोस्ट जजेस बैठेंगे, आपस में परामर्श लेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि कौन भारत का अगला भविष्य का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। और इसी समिति को कहा जाता है कोलिजियम। तो आपको समझ में आया फ्रेंड्स कोलिजियम क्या होता है। कोलिजियम का वर्ड ये होता है, कोलिजियम का साफ सीधा मतलब यह है कि वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश के साथ में 4 सीनियर मोस्ट जजेस बैठेंगे, आपस में परामर्श लेकर यह तय करेंगे कि कौन भविष्य का मुख्य न्यायाधीश होगा, और इसी समिति को कोलिजियम कहा जाता है। तो आप लोग पूरी तरह से कोलिजियम समझ गए होंगे फ्रेंड, मैं पूरी तरह से आशा करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कोलिजियम प्रणाली की आलोचना। यहाँ पर बताया गया है कोलिजियम में जो समिति बैठती है वह क्या करती है, भविष्य के मुख्य न्यायाधीश को चुनती है। इसके बाद यहाँ पर क्या बतलाया गया है यहाँ पे बतलाया गया है कि कोलिजियम प्रणाली की जो कोलिजियम सिस्टम बना उसके बाद से उसकी आलोचना होनी शुरू हो गई। आलोचना क्या होनी शुरू हो गई, इसमें बताया गया कि इनके पारदर्शिता में कमी थी। पारदर्शिता की कमी का मतलब क्या होता है, पारदर्शिता की कमी का मतलब होता है कि जैसे हमारी एग्जीक्यूटिव है, जैसे हमारी जो मंत्रिमंडल है वह है, और उसके अलावा जो हमारे जुडिशरी है, कानून, मतलब मंत्रिमंडल और कानून के बीच में सामंजस्यता देखने को नहीं मिलती है, मतलब एक मत उनका नहीं होता है।
मतलब अगर वो सोचेंगे उत्तर तो जो कानून है वो सोचेगा दक्षिण, वह दोनों एक मत कभी नहीं होते, जिसकी वजह से इनके बीच में मतभेद होता है और इसी को कहते हैं पारदर्शिता की कमी। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म जो बताया गया है भाई भतीजावाद, इसमें यह बताया गया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है वो अपने ही रिलेशन के किसी को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाता है, जिसकी वजह से नेपोटिज्म इसके अंदर भी आ गया और इसकी वजह से सार्वजनिक विवादों में उलझना शुरू हो गए। और इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से ये हो गया कि अगर कोई जज जो बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली है, टैलेंटेड है, नेपोटिज्म होने के कारण उसको चांस नहीं मिल पाएगा सीजीआई बनने का, भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने का, जिसकी वजह से कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना बहुत ज़्यादा होने लगी। और इसी की वजह से 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, एनडीए गवर्नमेंट, तो उन्होंने एक निर्णय लिया होता है कि कॉलेजियम को हटाकर हम एक नया कानून लाएंगे जिसको कहते हैं एनजेएसी, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसके लिए वे एक बिल बनाते हैं जिसका नाम है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो राज्यसभा में भी पास हो जाता है, लोकसभा में भी पास हो जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है इस मुद्दे को यह कहकर बंद कर देता है कि जो मुद्दा पास हुआ है या फिर जो बिल पास हुआ है राज्यसभा और लोकसभा में, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और इसमें जो मंत्रिमंडल है वह कानून के बीच में इंटरफेयर कर रहा है, जिसको पूरी तरह से क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है और फिर से कोलेजियम जो है समिति फिर से आ जाती है। और आपको पता है कि कोलेजियम समिति का मतलब क्या होता है कि इसमें वर्तमान का मुख्य न्यायाधीश और इसके साथ में 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं ये बैठकर तय करते हैं कि भविष्य का मुख्य न्यायाधीश क्या होगा। तो यहाँ पर कोलेजियम शब्द का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, और कोलेजियम पद्धति के द्वारा ही वर्तमान भविष्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। तो यहाँ पर आशा करता हूँ कि कॉलेजियम पद्धति आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और जो हमारे नेक्स्ट जो मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं भविष्य के, वह हैं एनवी रमन, जो 48वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो यहाँ पर आपका जो लेक्चर है वो पूरी तरह से समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।